Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और ये फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 5 आ रहा है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं. अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर साल के लिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 30 है इस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सम 11 भी है. यानी जो क्रीम क्वेश्चन जिनके बारे में स्टार्टिंग से आपको बताते भी आ रहा हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं तो मेरा बच्चा वो आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगे. उनमें से सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30. क्या कह रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ है. कहता है यू हैव टू शो दैट द एसेंट्रिसिटी E1 एंड E2 of the two conjugate hyperbola satisfy the relation E1 square plus का E2 square equal to E1 square into E2 square. यानी कि क्या कह रहा है? कहता है कि भाई तुम्हें इस बात को प्रूफ करना है कि जो एसेंट्रिसिटी E1 एंड E2 है ना, 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ये सेटिस्फाई कर रही है एक रिलेशन को. और वो रिलेशन उसने दे दिया कि अगर मैं एसेंट्रिसिटीज का आपस में सम लूं तो सम बराबर आएगा उनके प्रोडक्ट के. अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा आपके आसानी के लिए, प्लस थोड़ी सी वर्डिंग लिखूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी. तो आइए चलते हैं क्या है क्या नहीं है. अच्छा तो बेटा अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब उसके बाद फिर इस चीज को समझते हैं मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा आपको ये सारा काम करना होगा. अभी तो क्वेश्चन मत, यानी कि अभी तक हमने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा. ये थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है. क्या लिखिए क्या नहीं लिखिए भी समझते हैं. अगर आप और करें तो मेरा बच्चा मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 तरह के हाइपरबोला क्रिएट कर दिए हैं. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक हाइपरबोला का होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक हाइपरबोला का होता है. यानी कि हाइपरबोला को हम इस टाइप की फिगर को कहते हैं. किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. ये वाला हाइपरबोला एक से टाइप का हाइपरबोला है एंड देन ये एक अलग टाइप का हाइपरबोला है. ये हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस का है और ये हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला जिसका ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस का है. अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया है. मैंने यहाँ पे 2 हाइपरबोला बनाए हैं, एक ये हाइपरबोला है और एक ये हाइपरबोला है. इस वाले हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस क्या है मेरा बच्चा? एक्स एक्सिस. और इस वाले हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस. ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं जो उसका मेजर एक्सिस हो, जो उसका मेन एक्सिस हो, उस चीज को हम ट्रांसफर एक्सिस कह रहे होते हैं. अब मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी आइए उसको देखते हैं. मैंने लिखा हाइपरबोला, चूंकि इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जिक्र हुआ था तो पहले एग्जामिनर को इस बारे में बताना है कि सिंपल हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है. तो इसीलिए काम कर रहे हैं. क्या लिखा? हाइपरबोला in which b dash transfer axis and a dash is conjugate axis. ये क्या जुमला लिखा है मेरा बच्चा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है. अगर आप में से किसी बच्चे ने 8.1 8.2 8.3 नहीं पढ़ी हुई या उसको नहीं आइडिया बेसिक्स का, वो खाली 8.4 की तैयारी कर रहा है या उसको नहीं पता कि भाई कॉन्जुगेट ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है, मेरा बच्चा किसी भी फिगर के अंदर चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, उसका पास उसका एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है. या इन अदर वर्ड्स एक जगह होती है जहाँ उसने मेजॉरिटी एरिया गैदर किया हुआ होता है, एक जगह होती है जहाँ उसने छोटा एरिया गैदर किया होता है. एलिप्स के केस के अंदर इसको हम कहते हैं मेजर माइनर, पैराबोला के केस के इसको कहते हैं सिंपल एक्सिस ऑफ पैराबोला, और हाइपरबोला के केस के अंदर मेजर एक्सिस को कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. यानी कि ट्रांसफर एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके ऊपर मेरा कोई भी हाइपरबोला अगर मेजर एरिया क्रिएट करके बैठा हुआ है, मेजॉरिटी तौर पे मौजूद है या मेजर उसका इंपैक्ट अगर वहां पे पड़ रहा है उस एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस कहलाता है ट्रांसफर एक्सिस का. और अगर उसी हाइपरबोला का एक एक्सिस के ऊपर छोटा रोल है, छोटा एरिया है, तो उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पट वाले हाइपरबोला को देखूं तो इस वाले हाइपरबोला का मेजर पार्ट कहां पे लाई कर रहा है? एक्स के ऊपर, और उसका माइनर कहां लाई कर रहा होगा? यहां कहीं वाई के ऊपर. सेम गोस फॉर हियर कि ये जो इसकी नोक है, इसकी डंडी समझ लो भाई, ये जो इसका ये वाली जगह है, ये वाली जगह कहां लाई कर रही है? वाई के ऊपर. यानी कि इस वाले हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस क्या है? वाई. और जाहिर सी बात है इसका माइनर या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बता दी कि ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है. अब आइए जरा इस बात को समझ लेते हैं. यहां से
हाइपरबोला इन विच हाइपरबोला कह रहे हैं कि हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला जिसका बी बी डैश यानी कि जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है जिसका बी बी डैश क्या हो ट्रांसफर एक्सिस और ए डैश क्या हो कॉन्जुगेट एक्सिस, ये कहलाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब वो सिंपल तरीके से एग्जामिनेशन करके बता रहा है या सिंपल तरीके से वर्डिंग में बता रहा है कि भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा। जाहिर सी बात है जिसका कॉन्जुगेट एक्सिस मेजर एक्सिस होगा या कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस होगा, ऐसे हाइपरबोला को हम क्या कहेंगे भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे। ये बात आपके ब्लैंक्स में भी आ सकती है, इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए किसके कॉन्जुगेट होगा, उस हाइपरबोला के जिसका ट्रांसफर एक्सिस ए डैश होता है और कॉन्जुगेट बी बी डैश होता है। बड़ी सिंपल सी 4 लाइन लिखी, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी मेरा बच्चा मैंने इस खाली 4 लाइनों के ऊपर या 3 लाइनों के ऊपर इतना वक्त जाया करा। क्या कहा आखिरी में एक बार और सुन लीजिए कि भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की प्रॉपर्टी बता रहा है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला को डिफाइन कर रहा है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसका मेजर एक्सिस या फिर ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट हो या फिर बी बी डैश हो। कॉन्जुगेट यानी कि बी बी डैश, कॉन्जुगेट को बी बी डैश डिनोट करते हैं, और जो माइनर या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस हो वो ए डैश हो, वो कहलाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और ये कॉन्जुगेट होता है किसके, एक सिंपल हाइपरबोला के। इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है कि भाई उल्टा वाला जो हाइपरबोला होता है वो सीधे वाले के उलट होता है, यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला कॉन्जुगेट होता है ट्रांसवर्स हाइपरबोला के। इस छोटी सी बात को उसने यहाँ पे बयान किया और इस बात को डिफाइन कर दिया कि मेरा बच्चा कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। ये बात हमें लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को हम डिफाइन कर सकें। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं होता, ये बस बेसिक बात पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखूंगा। अगेन ये हाइपरबोला की इक्वेशन मेरा बच्चा आपको याद होनी चाहिए। क्या लिखूंगा सिंपल तरीके से, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एज वी नो डेट। क्या होती है बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन, ये होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। ये उस हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसका ट्रांसफर एक्सिस एक्स के ऊपर होगा, यानी कि जो सिंपल हाइपरबोला होता है, सिंपल हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस इसके ऊपर होता है, एक्स के ऊपर होता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसका ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर होता है, मींस वो उलट होता है जरा। तो सिंपल हाइपरबोला की मैंने इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब इस बात को लिख दूंगा इज अ हाइपरबोला then the conjugate hyperbola is 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 यानी कि उसका उलट। क्या कह रहे हैं भाई, सिंपल हाइपरबोला की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहा ना, तो कह रहे हैं कि अगर ये सिंपल हाइपरबोला की इक्वेशन है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, इसका उलट होगी भाई। उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके नीचे सिंपल तरीके से आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको कह देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये ऐसी इक्वेशन क्यों है मेरा बच्चा, इसका जो ट्रांसफर एक्सिस है वो b है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की खास बात क्या होती है कि इसका जो ट्रांसफर एक्सिस होता है वो b b डैश होता है, और जो इसका जो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो ए डैश होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स जो इसका ट्रांसफर एक्सिस होता है वो इसका बी से डिनोट होता है, और जो इसका माइनर एक्सिस होता है वो ए से डिनोट होता है, तभी इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं। यानी कि उल्टा काम कर रहा है ये क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। तो दैट्स द मेन रीजन। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 सिंपल हाइपरबोला की लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 हमने सिंपल तरीके से लिख दी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। अब मैं फाइंड करूंगा एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है उसको लिखूंगा। एसेंट्रिसिटी कहूंगा लेट E1 कहूंगा, यानी कि एसेंट्रिसिटी, ई होता है एसेंट्रिसिटी का सिंबल, कहूंगा E1 लेट E1 बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी कि E1 कह रहा हूं सिंपल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी। लेट E1 बी द एसेंट्रिसिटी, लेट E1 बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मुझे पता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस का 1, ई स्क्वायर माइनस का 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस का 1। सिंपल तरीके से मेरा बेटा बी ए स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस का 1। माइनस के 1 को अगर तुम वहाँ सेंड कर दो मेरा बच्चा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर
प्लस का 1 इक्वल टू के बाद ई स्क्वायर का ई स्क्वायर एज इट इज। मेरा बच्चा मैं चाहता हूं कि मेरे डिवीजन में क्या आ जाए ए स्क्वायर, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाहता हूं तो क्या करूंगा भाई, सिंपल तरीके से पहला तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लो, कोई मसला थोड़ी है मुझे उसके अंदर। क्या हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से ई स्क्वायर का ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर ली भाई, इक्वेशन नंबर 1 की एसेंट्रिसिटी को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करा, सिंपल वाले हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखा और फिर दूसरे वाले कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखा। दोनों में फर्क क्या होता है, इसके नीचे y के नीचे b है, यहाँ पे y के नीचे b है, मगर यहाँ पे साइन का खाली डिफरेंस आ रहा है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो साइन होता है वो सिंपल हाइपरबोला के साइन के अपोजिट होता है। फिर हमने E1 निकाली, यानी कि एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की, तो उसके ऊपर चले गए। कैसे कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम लोगों ने सिंपल तरीके से E1 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब सेम काम करेंगे E2 के लिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर जो हाइपरबोला मौजूद है उसकी एसेंट्रिसिटी भी निकालेंगे, मगर उसके लिए काम नहीं करेंगे, सिंपल तरीके रिप्रेजेंट करवा देंगे और लिख देंगे similarly let E2 be the eccentricity of इक्वेशन नंबर 2। क्या कहा, सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि भाई जो E2 है ना, ये एसेंट्रिसिटी है किसकी, इक्वेशन नंबर 2 की, और इस एसेंट्रिसिटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मेरा बच्चा इस फॉर्मूले के नीचे जो डिवाइड चीज हो रही है वो इसका मेजर एक्सेस होता है। तो एसेंट्रिसिटी के केस के अंदर, यानी कि इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस के अंदर हम ट्रांसफर एक्सेस को क्या कह रहे होते हैं, बी कह रहे होते हैं, और सिंपल हाइपरबोला के अंदर ट्रांसफर एक्सेस को डिनोट कर रहे होते हैं ए से। इसीलिए बेटा एसेंट्रिसिटी इसकी केस में क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इस केस में क्या होगी, सिंपल तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने एसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली, और ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा आ गई। इस वाली एसेंट्रिसिटी E1 को क्या कहा, अल्फा, इस वाली को कह देंगे क्या, बीटा। यहाँ तक कोई मसला मेरा बच्चा, मुझे मालूम है इसको पिक करने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बट बिलीव मी ये डेरिवेशन की तरह है एक तरीके से, या फिर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हाइपरबोला के तो आप उसको ईजिली ग्रैप कर सकते हो। इसमें कोई मसले की चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली मैं आई गेस आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ कहाँ है। जहाँ मुझे लगता है डिटेल में समझाने की जरूरत है वहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। अब जब मैंने अल्फा और इक्वेशन बीटा बना ली तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन नंबर अल्फा एंड बीटा, एडिंग इक्वेशन नंबर अल्फा एंड बीटा। मेरा बच्चा इक्वेशन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। इन दोनों को जब आपस में ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, दोनों को जब आपस में ऐड करवाऊंगा ये बन रहा होगा सिंपल तरीके से बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, अब आगे का काम बहुत मजे का है, कोई मसले की चीज नहीं है उसमें। क्या बन जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर। यहाँ पे जब एलसीएम ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन रहे हैं बेसिकली मेरे पास। जब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले ली तो इत्तेफाक से बाहर भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, अंदर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक तरीके से क्या बन गए मेरे पास, ये फैक्टर्स बन गए। तो इसको एक ही बार लिखूंगा मैं। क्या करूंगा भाई, सिंपल तरीके से जब फैक्टर्स बन गए तो इनको एक ही बार लिखते हैं, जो फैक्टर्स सेम आ रहे होते हैं उनको एक ही बार लिखूंगा। और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एज इट इज अब छोड़ दूंगा। अभी हम लोगों ने इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा को क्या किया था, आपस के अंदर ऐड किया था। क्या किया था भाई, इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा को, चलो इसको भी लिख लो यार, कोई मसले की बात थोड़ी है, चलो कोई मसला पैनिक ना हो जाए, इसको लिख लेता हूँ इसको भी मैं। भाई दो फैक्टर्स आ रहे थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, ताकि बच्चा ये ना बोले साहब 2 बार क्यों लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरा बच्चा, मैं सिंपल तरीके से एक बार इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, अभी हमने इन दोनों को आपस में ऐड करा था, अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन नंबर
अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा को। तो इक्वेशन नंबर अल्फा क्या है मेरे पास, E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड बेटा राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई का सिंबल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E1 स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर इक्वल टू, नीचे क्या बन रहा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जरा गौर से देखो, क्या यहां वाली जो चीज है और यहां वाली पूरी की पूरी चीज है, क्या दोनों चीजें आपस में सेम आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। ऊपर भी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी ये चीज बन रही है। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा दूं तो क्या कह सकता हूं, आफ्टर कंपेयरिंग, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ सकती हैं, क्योंकि ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करवा दूं तो मैं कह सकता हूं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बराबर है E1 के स्क्वायर इंटू E2 के स्क्वायर के। और यही चीज हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, जो कि फाइनली हम लोगों ने प्रूव कर दी। क्या क्वेश्चन है मेरा बच्चा, दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन एक बेसिक डेरिवेशन की तरह का क्वेश्चन है, चूंकि बहुत ज्यादा दफा आता तो मेरा बच्चा आपको क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे भाई, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात हो रही है। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक ऐसा हाइपरबोला जिसके अंदर मैं ट्रांसफर एक्सिस को बी से डिनोट करता हूं और कॉन्जुगेट एक्सिस को ए से डिनोट करता हूं। बिल्कुल सिंपल सी मैंने बात कर दी, तमाम लॉजिक्स को साइड पे रख के। इससे ज्यादा आसान जबान में मेरा बच्चा बात नहीं कर सकता। और यहां पे सिंपल से मैंने वर्डिंग लिखी, उस वर्डिंग में मैंने यही बात बताई हुई है। क्या करा, सिंपल जो मेरे पास हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन लिखी, और फिर जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन लिखी। एसेंट्रिसिटी 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करी। उसका फॉर्मूला होता है, उसका एक रिलेशन होता है जो कि आप 8.3 में पढ़ते हैं। क्या होता है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। इस रिलेशन को यूज करते हैं हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 वाले सिंपल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट कर लिया। और फिर जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इक्वेशन नंबर 2, सेम उसके लिए काम करा। मगर चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की खास बात क्या होती है कि इसका ट्रांसफर एक्सिस ए के बजाय बी से डिनोट होता है, तो एसेंट्रिसिटी इसकी सेम ही होती है, मगर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है, बी होता है। अब सिंपल तरीके से एक दफा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। मेरा बच्चा ये काम तो बहुत ही बच्चों वाला है। एक दफा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एडिंग होगी, राइट हैंड साइड पे भी एडिंग होगी। यहां पे क्या काम करा, सिंप्लीफिकेशन करी। ऐसे यहां पे गलती हो गई, तब मैंने उसको बाद में सही कर दिया। यहां पे जब सिंपल तरीके से क्या किया, आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के ऊपर दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को बारी बारी आप लोगों ने लिख देना है, दोनों को बारी बारी आपने लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपके पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर एक बार आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आंसर आएगा मेरा बच्चा, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में दोनों इक्वेशंस के बराबर आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। जब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास फाइनली वो चीज बन गई जो कि मुझे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 30 अपने मंतक की अंजाम को पहुंचता है। अब चलते हैं हमारे लेक्चर के और एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझसे कितनी बार पूछोगे इस क्वेश्चन को पेपर में दूं, मैं कहूंगा हर बार इस क्वेश्चन को पेपर में दूं, क्योंकि बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा तो बेटा यहां पे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। तो बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है शो दैट द tangent at the end of the lettera recta of a hyperbola have the slope plus minus e। क्वेश्चन एंड। अभी इस फिगर को मत देखो, ये फिगर मैंने अपनी आसानी के लिए पहले बना दी ताकि बाद में वीडियो स्टॉप ना करनी पड़े हमें। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन को पहले समझो। आजकल ये क्वेश्चन मार्केट में वैसे भी बहुत इन है, यानी कि पिछले 4-5 साल से और ज़्यादा रुझान इस क्वेश्चन का बड़ा बढ़ रहा है। कॉलेज के पेपर चाहे देख रहे हो आप, चाहे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ MCQs देख रहे हो, वहाँ पे भी लेटर रेक्टा की बात हो रही होती है। चाहे हम इस क्वेश्चन 5 की खास बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर आजकल आ रहा है। कहने का मकसद क्या है मेरा बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है इस बात को प्रूव करके बताओ जो टेंजेंट होते हैं लेटरा रेक्टा ऑफ द हाइपरबोला के, वो बराबर होते हैं स्लोप्स के। और स्लोप कौन सा स्लोप, प्लस का स्लोप, यानी कि जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आ रही होगी
प्लस का ई या माइनस का सी हैव स्लोप्स प्लस माइनस ई। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? अरे सब छोड़ दो, मुझे सब ये बता दो लेट्रा रेक्टा का मतलब क्या है। कौन कोई बच्चा है जो मुझे बता सके लेट्रा रेक्टा का मतलब क्या है? मेरा बच्चा, इसका बुनियादी मतलब लेटिस रेक्टम की लाइन से ही निकला है। अब ये लेटिस रेक्टम की लाइन क्या होती है? वो लाइन जो कि फोकस के पॉइंट से पास हो रही है और कर्व को किसी भी दो पॉइंट्स पे टच कर रही हो। देखो मेरा बच्चा, इस पॉइंट को या इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत पहले से आपको क्लियर करते हुए आ रहा हूँ। पैराबोला के केस में इसको क्या कहते हैं? लेटिस रेक्टम कहते हैं। चूंकि हाइपरबोला के अंदर आपके पास दो लाइंस बन रही होंगी तो उसको क्या कहते हैं? लेट्रा रेक्टा। एक चीज तो ये अपने जहन में क्लियर कर लो। क्या कहा मैंने? जो लेटिस रेक्टम की लाइन होती है, अगर वो लाइन, यानी कि लेटिस रेक्टम की लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही हो और वो एक्सिस ऑफ इलिप्स या एक्सिस ऑफ हाइपरबोला या एक्सिस ऑफ कर्व के भी परपेंडिकुलर हो। इस केस में वो क्या होगा? ट्रांसफर एक्सिस, यानी कि ट्रांसफर एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो, फोकस के पॉइंट से भी पास हो रही हो और फिर वो कर्व के दो पॉइंट्स को टच कर रही होगी तो लाइन कहलाएगी लेटिस रेक्टम। इधर भी चूंकि दो लाइंस हैं तो इनको क्या कहते हैं? लेट्रा रेक्टा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बच्चा, एक सिंपल जो लेटिस रेक्टम होता है उसकी लेंथ क्या होती है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा, तो फिर जो उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो डिवीजन की वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बन रहे होते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहां से यहां की वैल्यू मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, क्या होगी? प्लस का सी कॉमा प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय। यहाँ पे क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? माइनस का सी कॉमा प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इधर क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? माइनस का सी माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। और इधर क्या हो जाएगा फाइनली? प्लस का सी माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। यानी कि बेसिकली हमें ये एंड पॉइंट्स वगैरह कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन, मेरा बच्चा, ये बेसिक अप्रोच के ऊपर हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लो, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने इस बात को प्रूफ करना है कि तुम्हारे जो टेंजेंट बनेंगे एंड ऑफ लेटिस रेक्टा के ऊपर, लेट्रा रेक्टा के ऊपर, यानी कि जो रेड से लाइन शो करी हुई है, ये तुम्हारे बराबर होंगे, इनका स्लोप बराबर होगा प्लस माइनस ई के। अब उसके लिए तुम्हें जो स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज चाहिए, या तुम्हें इनफैक्ट जो अपनी इक्वेशन चाहिए हाइपरबोला की, वो भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तभी मैंने आपकी आसानी के लिए डायग्राम बना दी कि लेट्रा रेक्टा के पॉइंट्स आपको सबसे पहले समझा सकूं कि ये जो लेट्रा रेक्टा के पॉइंट्स होते हैं ना मेरा बेटा, ये बहुत दफा आजकल एमसीक्यूज में पूछा जा रहा होता है। एमसीक्यूज में ही बात आ जाती है कि बताओ लेट्रा रेक्टा के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? प्लस माइनस का सी कॉमा प्लस माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ओरिजिनली ये 4 पॉइंट्स होते हैं क्योंकि 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे होंगे, और मैंने उसकी रीजन भी आपको एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि ये दो लेटिस रेक्टम की लाइंस बनेंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर एक अलग पॉइंट होगा, नीचे अलग पॉइंट होगा, दोनों लाइंस में ऐसा काम होगा, तो टोटल कितने पॉइंट बन जाएंगे? 4। आई गेस यहाँ तक की फिगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। और ये प्लस का सी कॉमा जीरो, नेगेटिव का सी कॉमा जीरो क्या है मेरा बच्चा? फोकस के दो पॉइंट्स हैं, यानी कि फोसाई के पॉइंट्स हैं। हाइपरबोला या एलिप्स के केस के अंदर फोकस नहीं कहते, उसको फोसाई कहते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, तो प्लूरल फॉर्म क्या है? फोसाई के पॉइंट्स हैं। मेरा बच्चा, मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात तो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे? बिल्कुल बेसिक सा काम करेंगे। इस बात को यहाँ पे लिख देंगे। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू सॉरी क्या करेंगे भाई? सिंपल तरीके से इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, वी नो डेट। भाई क्या नो करते हैं हम लोग? हमें बात मालूम है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? सिंपल तरीके से बराबर, हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कहा मैंने कि भाई हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है, सिंपल तरीके से मैंने उसको लिख दिया। और अब इन लेट्रा रेक्टा के जो पॉइंट्स का जिक्र हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उनको लिखूंगा। क्या कहूंगा? एज वी नो डेट एंड पॉइंट ऑफ लेट्रा रेक्टा आर, एंड पॉइंट ऑफ लेट्रा रेक्टा आर क्या पॉइंट होते हैं भाई? बारी बारी चारों पॉइंट्स लिख दूंगा मैं। एक दफा ये होता है सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एक दफा होता है सी कॉमा नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एक दफा क्या होता है मेरा बच्चा? ये होता है नेगेटिव का सी पॉजिटिव का बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, और एक दफा यही पॉइंट क्या होता है? नेगेटिव सी कॉमा नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइड बाय। तो दीज ऑल 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेट्रा रेक्टा या एंड पॉइंट्स ऑफ लेट्रा रेक्टा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेट्रा रेक्टा का मतलब क्या है? जो लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स बनने वो होते हैं।
अच्छा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई मसला? मेरा बेटा जल्दी से रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आप सिंपल तरीके से बनाओगे, आपको मालूम होनी चाहिए फिगर। इस फिगर में कुछ भी खास नहीं है, हाइपरबोला को मेरी शेप बनाई, उसके ऊपर लेटेस्ट रेक्टर की जो लाइंस खींच दी हैं, क्योंकि लेटर रेक्टर की लाइंस कराएंगी, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइनली हम देख रहे हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टर को तहरीर कर दिया। अब क्या काम करेंगे? देखो, तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड करना है कि जो टेंजेंट के स्लोप्स आएंगे वो बराबर होंगे प्लस माइनस ई के। जाहिर सी बात है, जब स्लोप निकालने हैं तो फिर हाइपरबोला का स्लोप निकालना पड़ेगा। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, हाइपरबोला का स्लोप कैसे निकालूंगा? आई गेस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये काम तो बहुत दफ़ा तो आप लोगों को करवाया कि इक्वेशन से स्लोप कैसे लेते हैं। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर जो 1 आ रही है ना, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लिया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से। तो क्या बन जाएगा जब मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, इस पूरी तरफ भी लिया जाएगा और इस तरफ भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। 1 के ऊपर डेरिवेटिव जब मैं लूंगा एक्स के रिस्पेक्ट से, तो जाहिर सी बात है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। तो मेरा बच्चा जब ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर के ऊपर जाएगा, तो मेरा बच्चा ये 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, पहले लिख दी जाएगी, और डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। सेम गोज फॉर ईयर, जब ये डेरिवेटिव माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर पे जाएगा, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर पहले लिख दिया जाएगा, और फिर वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। मेरा बच्चा तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट कर दूंगा, ताकि डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ सके, जो कि क्या आ रहा होगा? बहुत ही आसानी के साथ भाई, प्लस के 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को जब वहां शिफ्ट करूंगा, वहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2x बाई ए स्क्वायर, और फिर ये जो यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था नेगेटिव का, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा वहां पे? मल्टीप्लाई, और 2y जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नीचे जाके इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि उर्फे आम में स्लोप की इक्वेशन ये बन रही होगी मेरे पास सिंपल तरीके से। ये x है भाई, ये वाला x है, और ये सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये बन जाएगा माइनस से माइनस भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा भैया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये जो फाइनली मेरे पास चीज आ जाएगी, स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी। भाई ये क्या काम कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। जो अभी तक स्लोप निकालते आए इक्वेशन के ऊपर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके वही काम करा कि सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर मैंने एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, और ये मेरा स्लोप आ गया यहाँ से। अब जब स्लोप आ गया ना, अब बहुत ही मजे का काम है मेरा बच्चा। जो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये किसके बराबर होता है? ये एम के बराबर होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको रिप्लेस करवा सकता हूँ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं फाइंड कर लिया, तो उसका मतलब कि मैंने m निकाल लिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी m की वैल्यू क्या हो रही है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 कह लो बेशक। अब बारी बारी जो आपको बेसिकली ये एंड पॉइंट ऑफ लेटरा रेक्टा गिवन है ना, अब जो क्वेश्चन में बारी बारी, क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, उसने खाली लेटरा रेक्टा का जिक्र किया था। हमें मालूम होना चाहिए लेटरा रेक्टा के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। अब बारी बारी इन पॉइंट्स को इन एक्स और वाई में पुट करता रहूंगा और अपनी स्लोप की वैल्यू निकालता रहूंगा। वो स्लोप की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस ई आ रही होगी इनमें से कुछ। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार लास्ट में दोबारा क्वेश्चन भी समझा दूंगा। क्या है मेरा बच्चा? पहला पॉइंट क्या आ रहा है? पहला पॉइंट क्या था? सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइड बाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? जरा गौर से देखिएगा। एम का एम एज इट इज इक्वल टू के बाद बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इट इज। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी। वाई की वैल्यू में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। मैथ्स का रूल होता है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे सी का सी एज इट इज, ये नीचे वाली चीज नीचे ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। मेरा बच्चा इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इस ए से एक ए कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन रहा होगा m इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। मेरा बच्चा, हमारे पास एलिप्स और हाइपरबोला में एक रिलेशन होता है, दैट इज c इज इक्वल टू ए। क्या रिलेशन होता है? अगेन ये एक्सरसाइज 8.2 8.3 में आपको मालूम होगा क्या होता है भाई। c इज इक्वल टू ए। तो अगर मुझे e की वैल्यू निकालनी है तो a को वहां पे जाके मल्टी डिवाइड करवा दूंगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा? e इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। यानी कि मेरे पास एक रिलेशन होता है 8.2 8.3 के अंदर पढ़ाया जाता है बच्चे को कि भाई c की वैल्यू बराबर होती है a इंटू ई के ऊपर। तो अगर मुझे e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो c को वहां पे जाके a को वहां पे जाके c से डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास फाइनली मेरे पास e का आंसर आ जाएगा। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे c डिवाइड बाई a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि c डिवाइडेड बाई a को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? e लिख सकता हूँ। यानी कि पहले पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास स्लोप आया वो क्या आया? e आया।
प्रूफ कर रहा है इस बात को, बिल्कुल प्रूफ कर रहा है मेरा बच्चा। अब क्या करेंगे, अब दूसरे पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है मेरा बच्चा, अगला पॉइंट है सी कॉमा नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा भाई, एट सी कॉमा नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और हमारी स्लोप की इक्वेशन क्या थी, ये रही स्लोप की इक्वेशन। क्या है भाई, ये है m इज इक्वल टू पॉजिटिव का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या है भाई, m इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वाई। मेरा बच्चा x के अंदर x की वैल्यू, इस केस में हम x की वैल्यू क्या होगी भाई, c होगी। x यानी कि पहली वाली वैल्यू क्या होगी, c की, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू, y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा, इस केस में माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगेन मैथ्स का रूल है, एक से ज़्यादा चीजें डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली से ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू सी इंटू ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा a डिवाइडेड बाय नेगेटिव का बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली m की वैल्यू क्या आ रही होगी अब की बारी में, नेगेटिव का c डिवाइडेड बाय a। और ये बात हमें मालूम है कि c की वैल्यू होती है a इंटू ई। तो अगर e की वैल्यू कहीं मुझे फाइंड करनी हो तो किसके बराबर आ सकती है, c डिवाइड बाय a के। तो अब की बारी में स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का e। क्या आ जाएगी भैया, नेगेटिव का e। मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से उस पॉइंट को, जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर तुम इनके रट्टे भी मार लो, इन 4 पॉइंट्स के लेटर के पॉइंट्स क्या होते हैं, उनको उठा के फाइनली स्लोप की इक्वेशन में पुट करके स्लोप की वैल्यू फाइंड करो, और कुछ भी नहीं कर रहे। अब तीसरे नंबर के ऊपर तीसरा पॉइंट उठाऊंगा, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, एट पॉइंट। क्या लिखूंगा यहाँ पे, एट पॉइंट। अब तीसरी बारी में पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस का सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। क्या आ रहा है मेरा बच्चा, माइनस का सी कॉमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। स्लोप का फॉर्मूला क्या था भाई, क्या हमने फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है, हमने किया हुआ है m इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ऊपर x है नीचे y। अब तो याद हो गया भाई इतनी बार डालने के ऊपर, माइनस का c डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बाई ए। क्या करोगे, नीचे वाले टर्म नीचे से ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ऊपर नेगेटिव का सी एज इट इज का एज इट इज, नीचे वाले नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट। अब की बारी में अगेन क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा माइनस का सी डिवाइडेड बाई, और माइनस का सी डिवाइड बाई बराबर होता है किसके, ई के, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का ई। इसकी बारी में जो केस आ गया मेरे पास स्लोप का, क्या आ रहा है, अगेन नेगेटिव का ई आ रहा है। अब लास्ट पॉइंट बचा, लास्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव का सी नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइड बाई। तो इसको फाइनली पुट कर दूंगा, क्या बन रहा होगा भाई, अगेन क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से एट पॉइंट नेगेटिव का सी नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिंपल ए होगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा भाई, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का हमने क्या इक्वेशन नंबर 2 से निकाला हुआ, ये निकाला हुआ एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई। एक्स की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है, नेगेटिव का सी। वाई की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, फिर कैंसिलेशन कर दूंगा, जो भी तक काम करते हुए आ रहे हैं। नेगेटिव का सी क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, ऊपर जाके ए सबसे ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव का बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक ए से एक कैंसिल आउट हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो एम की वैल्यू अब की बारी में क्या आ रही होगी, सी डिवाइडेड बाई ए, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का e। इस तरीके से अगर गौर से देखो, हमने कुछ भी मुश्किल काम नहीं करा। लोग कहते हैं 8.4 मुश्किल है, लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल है, क्वेश्चन नंबर 17 मुश्किल है, 30 मुश्किल है। मेरा बच्चा मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है भाई, सिंपल तरीके सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि लेटर रेक्टर के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, और उसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ये तो मैंने बहुत तुम्हें एक फिगर बना के बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वरना तो लोग सिंपल तरीके से, पता है क्या कहते हैं, जो सारे टीचर्स होते हैं, कॉलेज टीचर्स, वो कहते हैं भाई ये बच्चे को हम जाके बोल देते हैं कि ये एंड पॉइंट्स है चारों, इसको रट्टे मार लो। मैंने तो फिर तुम्हें बात गाइड करी किस तरीके से एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एंड पॉइंट्स चारों के चारों क्या हैं। तो आपने क्या करना है, आपको एंड पॉइंट मालूम होंगे, आपने सिंपल तरीके से अपनी हाइपरबोला की इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के आपका स्लोप आ गया। अब बारी बारी कुछ भी नहीं करे, रटा रटाए काम है, बारी बारी पहले पॉइंट उठा लोगे, स्लोप की वैल्यू चेक करोगे, क्या आई, पहले केस में प्लस ई आई, फिर दूसरा पॉइंट उठाया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाला, एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, अब की बारी में स्लोप आया क्या है, नेगेटिव का ही आया। फिर तीसरा पॉइंट उठाया लेटर रेक्टर का ये वाला, अब इसको डाल के स्लोप की इक्वेशन में डाला इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो अब की बार m की वैल्यू क्या, नेगेटिव का ही। फिर चौथा पॉइंट उठाया, उसको डाल m की वैल्यू। इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकता हूं, इन तमाम पॉइंट्स को डालने के ऊपर, इन तमाम पॉइंट्स को डालने के ऊपर मेरा आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस ही आ रहा है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव दैट दैट द टेंजेंट दैट द स्लोप्स हैविंग द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द लेटर रेक्टा हैव द स्लोप प्लस माइनस का ई। लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट टेंजेंट एट द एंड ऑफ द लेटर रेक्टा ऑफ अ हाइपरबोला हैव द स्लोप प्लस माइनस का ई। यानी कि एंड के अंदर सिंपल तरीके से इस बात को लिख भी दोगे भाई कि हमने जो फाइंड करा है लेटर रेक्टर के पॉइंट्स को बार बार प्लॉट करने के ऊपर हमारे जो स्लोप आए वो या तो प्लस का ई आए या फिर नेगेटिव का ई आए, और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मेरा बच्चा हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। मैंने वही क्वेश्चन आपको मेरा बच्चा करवाया जो मैं अपने कोचिंग सेंटर्स में करवाता हूँ, या फिजिकल ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, या ग्रुप कोचिंग में पढ़ाता हूँ। मैं इसके अलावा क्वेश्चन ना तो
तो अपनी कोचिंग साइट पे पढ़ाता हूँ, जिन जिन कोचिंग सेंटर्स में बैचेस पढ़ाता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये कि बाकी क्वेश्चन फजूल है वो मैं नहीं करवाता, चाहे फिजिकल कोचिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वो मेरी इंटरमीडिएट की डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस हों, मैं इन्हीं कोर्स को कवर करवाता हूँ जो कोर्स मैं अपने एप्टीट्यूड चैनल पे कवर करवाता हूँ, यानी इस चैनल के ऊपर, मैथफ्लिक्स के ऊपर। इनफैक्ट मैं जितना डिटेल में अपने चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ, इतना डिटेल में शायद मैं किसी कोचिंग सेंटर में भी नहीं पढ़ाता। तो लास्ट में बस छोटी सी बात करूंगा, मेरा बच्चा, मैंने बहुत तरीके से एक्सरसाइज 8.4 आपको कंप्लीट करवाई। आई होप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। किसी भी बात में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, जब तक मैं आपसे दोबारा मुलाकात नहीं करता। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।